मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी भर्ती परीक्षाओं की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लगातार जैसा कि पिछला देखा गया है कि पटवार भर्ती परीक्षा में हिंदी, सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम हमने कवर करवाया, हमने जो सीरीज चलाई, सारे ही लगभग प्रश्न उसमें से पूछे गए। उसके अलावा जो पिछली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की जो सीरीज हमने सामान्य हिंदी की चलाई, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हिंदी के उसी में से पूछे गए। इसी तैयारी को आगे लाते हुए और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा, जो कि अगले महीने होने वाली है। उस भर्ती परीक्षा के प्रीवाईक्यूज को हम सॉल्व करेंगे, जो कि 2016, 2021 और 2022 में किए गए थे। और इन सारे ही परीक्षाओं के सामान्य हिंदी के प्रश्न हम करेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि आने वाली जो भर्ती परीक्षा है उसमें सामान्य हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सामान्य हिंदी की तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम आज से ये सीरीज चालू कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम 100 टॉप 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आपके लिए स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और ऐसी उम्मीद रहेगी कि सारे ही प्रश्न यहीं से पूछे जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो एग्जाम पीवाईक्यूज, जो कि आने वाली वीडियो भर्ती परीक्षा के लिए बहुत सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम 10वीं में कक्षा में होते हैं तो हमें कहते हैं कि आप विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व करें। और जब भी हम किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये नियम है, ये कानून है और यही तरीका है कि आने वाली भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसके लिए हमें पिछली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए हम इसी क्रम को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सामान्य हिंदी रहेगा और आपको ग्राम विकास अधिकारी बनाने के लिए हम पूरी तैयारी करके आए हैं, जिसे पहले ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था, अब उसे वीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से या ग्राम विकास अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, 2016 की भर्ती परीक्षा के अंदर सामान्य हिंदी विषय से क्या प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सामान्य हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसे अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपके 100% सही होने की संभावना बन जाती है। चलिए हम प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, एक एक जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो है हम उसको सॉल्व करेंगे, ताकि इन्हीं में से अगर प्रश्न रिपीट हो जाएं, और ये देखा जाता है कि बहुत बार प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हम इसको शुरू करते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। पहला ही प्रश्न जो 2016 की भर्ती परीक्षा में वीडियो में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि आपको ये ऑप्शन चारों देखने हैं। अब देखिए, सामान्य हिंदी है, नाम हिंदी सामान्य है, लेकिन प्रश्न सामान्य नहीं है, थोड़े से कठिन लेवल के आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी रखें आप। तो पहला नंबर ऑप्शन है सोना। सोना के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? कंचन, कनक, जात रूप। लेकिन स्वर्ण युथिका कह दिया, ये सोने का पर्यायवाची नहीं है, ये एक प्रकार का पुष्प होता है जिसे स्वर्ण युथिका कहते हैं। तो कंचन भी है, कनक भी है, जात रूप है। लेकिन प्रश्न को हमें ध्यान से देखना है, भले ही उसमें 2 मिनट लग जाएं, लेकिन हमें प्रश्न अगर अच्छे से समझ में आ गया तो उत्तर भी आ जाएगा। यहाँ पर्यायवाची, सारे ही ऑप्शन पर्यायवाची होने चाहिए, इस प्रकार से पूछा गया है। तो एक ऑप्शन इसमें नहीं है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है धनुर्धारी, धनुर्धर, यानी जो धनुष को धारण करता है उसे धनुर्धारी कहते हैं, बिल्कुल। कमनेत भी कहते हैं, तीरंदाज भी कहते हैं और बानेत भी कहते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ही ऑप्शन धनुर्धर के पर्यायवाची हैं, यही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन चारों ही ऑप्शंस को हमें अच्छे से समझ लेना है। तो देखिए, अगला जो हमारा दिया हुआ है पृथ्वी, पृथ्वी को अचला कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अचला यानी जो चलायमान नहीं है उसे अचला कहते हैं। पृथुल,
ये जो शब्द है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए शब्द में कुछ समानता लग रही है कि पृथ्वी और पृथुल, लेकिन पृथुल शब्द जो है वो किसी बड़े या विस्तृत चीज की सूचना देता है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अवनी और वसुंधरा ये दोनों पृथ्वी के पर्यायवाची है, लेकिन हमें चारों ही ऑप्शन एक ही शब्द के पर्यायवाची है वो ढूंढना था। अगला है निर्झर। निर्झर का अर्थ होता है झरना, तो झरना भी है, प्रपात भी है, चश्मा भी है, लेकिन निर्झरणी ऐसा शब्द है जो नदी को प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए इसमें जो फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है, ये तीनों ही ऑप्शन जो थे इनमें एक एक शब्द अलग डाल दिया गया, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है वो चारों ही शब्द एक ही धनुर्धर शब्द के पर्यायवाची। हमारा आंसर यही रहेगा, धनुर्धर, धनुर्धारी, कमनेत, तीरंदाज और बानेत। अब देखिए वैसे मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी मैंने आपके लिए विश्लेषण करके लिखा है ताकि एक बार आप सरसरी नजर से देख लें। कंचन, कनक और जातरूप ये सभी सोने के पर्यायवाची हैं। स्वर्ण युतिका एक प्रकार का फूल है जो सोने का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी, अचला, प्रथुल, अवनी, वसुंधरा ये जो चार शब्द दिए हैं इसमें से अचला, अवनी और वसुंधरा ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि प्रथुल का अर्थ होता है बड़ा या विस्तार। अगला जो ऑप्शन है निर्झर, निर्झर के अंदर चार शब्द दिए गए थे, इन चारों शब्दों में से झरना, प्रपात और चश्मा ये निर्झर के पर्यायवाची हैं, जबकि निर्झरणी ये नदी को कहा जाता है। चलिए इस प्रकार से अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा जो है परीक्षा में सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है, क्योंकि एक भी शब्द हम छोड़ेंगे नहीं और हर एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे। दूसरा प्रश्न है किस समूह में यण संधि रहित शब्द है। रहित शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए, यानी ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें यण संधि ना हो। यानी इस प्रश्न में दिए गए सारे ही ऑप्शन और सारे ही शब्दों का संधि विच्छेद आपको करके देखना है, तो आपको पता चलेगा कि यण संधि कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो पहला जो शब्द है वो देखिए यहां दिया है देवी प्लस ऐश्वर्य। तो देवी प्लस ऐश्वर्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यण संधि का नियम है, क्या नियम है कि ई के स्थान पर य हो जाता है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है और री के स्थान पर र हो जाता है। ये यण संधि का नियम है। अगर आप संधि टॉपिक, पर्यायवाची शब्द, कोई भी टॉपिक सामान्य हिंदी का अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारे ही वीडियो मौजूद हैं, जिसे आपको जाकर के बहुत अच्छे से देखना चाहिए। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देवी प्लस ऐश्वर्य, तो देखिए यहां क्या हुआ, देवी के व में से ई निकला और ई के स्थान पे हम जानते हैं क्या होगा य, और ऐश्वर्य शब्द में मिल करके ये बन जाएगा देवेश्वर्य। देखिए इस प्रकार से शब्द की रचना हुई है। दे और व में हलंत है यानी व आधा है, य में आई की मात्रा जुड़ गई तो ये बन गया देवेश्वर्य। तो बताइए क्योंकि ई के स्थान पर यह हुआ है तो ये यण संधि का उदाहरण है। दूसरा हमारा उदाहरण है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है प्रतिधन उपकार। यहाँ पे भी यहाँ देखिए यण संधि पहचानने का एक और नियम है कि आपको आधे व्यंजन के बाद में य और व नजर आएंगे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप देवेश्वर्य के अंदर य से पहले आधा व है। दूसरी बात आप यहाँ देखिए प्रत्युपकार के अंदर य से पहले आधा त है। तो ऑब्वियसली ये भी शब्द जो है प्रत्युपकार शब्द जो बन रहा है, प्रति के ई के स्थान पे य बन रहा है और य के बाद में ऊ जुड़ रहा है तो प्रत्युपकार शब्द बन रहा है, ये भी यण संधि का है। तीसरा नद्युर्मी, नद्युर्मी का संधि विच्छेद होगा नदी धन उर्मी। तो यहाँ देखिए नदी के ई के स्थान पे य बन रहा है। इस शब्द को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि नदी के द में से क्या निकला, ई निकला। द में से क्या निकला, बड़ी ई की मात्रा, और पीछे क्या था उर्मी, तो ई के स्थान पर यह हो गया। अब देखिए अगर आपने वर्णों को अच्छे से समझा है तो आपके लिए ये टॉपिक बड़ा इजी है। द और य मिलकर के द्य की रचना करते हैं। तो यहाँ पे द और आधा य ये दोनों मिलकर के द्य बनाया और पीछे वाला ऊ इसमें जुड़ गया तो नद्युर्मी शब्द बन गया। इसका हिंदी अर्थ होता है नदी की उर्मी यानी जल सुंदरी, ठीक है ना, जल परी जिसे आप बोलते हैं। तो ये भी शब्द जो है ये तीनों ही शब्द में यण संधि है। हमें पूछा था कि ऐसा ऑप्शन ऐसा हमें छांटना है जिसमें यण संधि नहीं है। अगला जो ऑप्शन हमें दिया है उसमें हम देखते हैं तो अन्वित शब्द दिया है। तो अनु धन इत,
बिल्कुल सही है, ये भी यण संधि है। कैसे पता चला? मैंने आपको बताया कि य और व से पहले अगर आधा व्यंजन आए, इस बात को आपको रट लेना है। य और व से पूर्व अगर आपको आधा व्यंजन नजर आए तो वो यण संधि का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। इस बात को, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। तो यहां देख सकते हैं व से पहले आधा न आया, यण संधि का है। यहां देखिए सख्युचित, सख्युचित का संधि विच्छेद क्या होगा? सखी धन उचित। यहां पे भी देखिए य से पहले आधा ख आया है। अब देखिए न्यून, न्यून नी धन ऊन, तो यहां पे भी देखिए य से पहले आधा न आया है। तो ऑब्वियसली ये तीनों शब्द जो है यण संधि के उदाहरण है। अगला ऑप्शन देखिए पितृनुमति। अब देखिए ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है पितृ धन अनुमति। अब देखिए अगर हम इसको क्रैक करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो त में से निकला री, री के स्थान पर हुआ र, और यहाँ पीछे जो शब्द था वो था अनुमति। तो यहाँ अगर इस शब्द को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ देखिए पी, त और र मिलकर के बन गया त्रिशूल वाला त्र। पीछे अ था तो इसको पूरा बना दिया, और नु मति, तो ये यण संधि का उदाहरण है। ऑब्वियसली ये यण का ही उदाहरण है। जब भी आपको संयुक्ताक्षर नजर आते हैं, संयुक्ताक्षर कितने माने गए हैं हिंदी के अंदर? तो देखिए आपने बचपन में पढ़ा शत्रज्ञ, ये पढ़ा के नहीं पढ़ा? शत्रज्ञ शब्द की अगर बात करें तो श के अंदर किससे बना हुआ है? क प्लस श से बन गया क्ष। त्र किससे बना है? ये बना है त, और र से बनकर मिलकर बना है त्र, और ज्ञ किससे बना है? ज, और य से मिलकर के बना है ज। एक्चुअली में ये ज्ञ नहीं है, ये ज है। जब हम बोलते हैं ज्ञ से ज्ञानी, ये ज्ञानी नहीं है, ये है ज्ञानी। ज्ञानी यानी जानने वाला, जो जानना, जो मतलब रखता है, ज्यादा नॉलेज रखता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी नहीं, मतलब ज्ञानी नहीं कहते, उसका सही प्रोनाउंसिएशन ज्ञानी है। तो यहां देखिए पितृनुपति क्या यण संधि का है? बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं यद्यपि, तो ये तो सभी बच्चों को ध्यान ही है, यदि प्लस अपि यण संधि का ही है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आपको और मुझे दोनों को नजर आ रहा है, उसका नाम है षडानन, और षडानन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है षट धन आनन। तो यहाँ देखिए ट के स्थान पर ड हो रहा है, संधि विच्छेद में ट है, और जब हम संधि रूप बनाते हैं तो ये बन जाता है षडानन। तो यहाँ देखिए ये जो काम हुआ है ट के स्थान पर ड बनने का, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण नहीं है। और हमें यही चाटना था, ऐसा ऑप्शन जिसमें सारे ही शब्द यण के ना हो, एक या दो ऑप्शन अलग हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए मात्रानंद, अब त्रिशूल वाला त्र आपको जहां भी नजर आ जाए वो यण संधि का उदाहरण होता है। मात्रानंद, तो मात्रानंद जो है वो इस प्रकार से होगा मातृधन आनंद, और नद्यर्पण का संधि विच्छेद होगा नदी धन अर्पण, ये भी यण संधि का है। और देव्यागम का होगा देवी प्लस आगम। तो देखिए ये तीनों ही शब्द कौन सी संधि के हैं? ये यण संधि के हैं। तो हमें ये भी देखना था। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी यण संधि के हैं। लेकिन थर्ड ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के कारण, इस षडानन शब्द के कारण ये यण संधि रहित ऑप्शन बन गया, और यही हमारा आंसर बन गया। अब आप प्रश्नों का स्तर देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। हमें एक एक शब्द, एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझना है, ताकि आने वाली भर्ती परीक्षा में देखिए दिनों दिन परीक्षा का स्तर बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें कि आपको एक एक ऑप्शन ध्यान से देख करके पहचानना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा देखते हैं, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। अब देखिए ऑब्वियसली आजकल की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें लगातार ये जो ट्रेंड है चलता जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों में से पूछा जाएगा इसमें कौन सा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं है मतलब चारों ही ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, और युक्ति युक्त अर्थ नहीं, इस बात को देखना है। छठी का राजा का यहाँ लिखा है कठिन परिश्रम करने वाला, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, ये इसका युक्ति युक्त अर्थ नहीं है।
पैंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना यानी हार मानना, ये बिल्कुल सही है। छाती उमड़ आना यानी प्रेम और करुणा से गदगद होना, ये भी बिल्कुल सही है। चादर से बाहर पैर फैलाना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है जिसका नाम है छठी का राजा, इसका एक्चुअली अर्थ क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता के बजाय अपनी चालाकी या दूसरों की मेहरबानी से सफल हो जाता है। कुछ ऐसे संजोग बन जाते हैं, उसके आसपास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिसके कारण वो सफल हो जाता है। एक्चुअली में वो राजा बनने के योग्य नहीं है, वो छठी क्लास के विद्यार्थी की तरह है, लेकिन वो राजा बन गया है, तो उसे कहते हैं छठी का राजा। तो ये जो छठी का राजा है ये कठिन परिश्रम से कोई संबंध नहीं रखता। ये ऑप्शन जो दिया गया था या अर्थ जो दिया गया था ये गलत था और हमें गलत ही छांटना था। हमारा ऑप्शन होगा नंबर 1। चौथा नंबर प्रश्न हम देखते हैं, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है। यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें चारों के अंदर 4-4, 3-3 शब्द दिए गए हैं और हमें चारों ही शब्दों को ऑप्शंस को पढ़ना है और हमें देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों ही शब्द सही विलोम शब्द के हों। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द दिया है अपकर्ष और उसका विलोम शब्द है उत्कर्ष। बिल्कुल सही है। उत्कर्ष यानी ऊपर की ओर खींचना, अपकर्ष यानी नीचे की ओर गिराना, बिल्कुल सही है फर्स्ट। अभिज्ञ का दिया है भिज्ञ, यहां पे थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ कर दी। देखिए एक्चुअली में अभिज्ञ, ठीक है ना, अ का अर्थ आप सभी जानते हैं, नहीं भिज्ञ यानी जानने वाला। तो अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? अनजान। अभिज्ञ का विलोम शब्द आप सभी को रट लेना चाहिए, जितनी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं। अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनभिज्ञ। कभी भी आप इस प्रकार की गलती ना करें। अनभिज्ञ का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो अनधन अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ मैंने आपको बताया था अनजान, अन यानी नहीं, यानी जो जानता है, जो जानता है उसे अनभिज्ञ कहते हैं कि ये इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, यानी ये इस बात से अनजान नहीं है। और अभिज्ञ अनजान शब्द के लिए तो क्या काम में लेना आपको याद रखना है, अनजान के लिए अभिज्ञ और जो जानता है उसके लिए अनभिज्ञ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। यहाँ पे भिज्ञ दिया है जो गलत है। अनुराग का विराग, ये तो सही बात है। देखिए एक भी ऑप्शन अगर गलत है तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें चारों ही आंसर एकदम शुद्ध होने चाहिए। तो देखिए दूसरे नंबर ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो सरल का कठिन, बहुत ही सरल जो है विलोम शब्द पूछा है, बिल्कुल सही है। सम्मुख का विमुख, बिल्कुल सही है। सम्मुख यानी जो सामने की तरफ मुख करके बैठते हैं, हमारे सामने बात करते हैं, वो हमारे सम्मुख है। और विमुख यानी हमारी पीठ पीछे अगर हम बुराई करते हैं उसे विमुख कहते हैं। अगला यहाँ एक ऑप्शन दिया है, देखिए क्षम्य का अक्षम। तो देखिए क्षम्य शब्द जो है हिंदी में, क्षम्य शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षमा करने योग्य। जो बात क्षमा करने योग्य हो कि ये तो क्षम्य है, ये ऐसा अपराध है जिसे हम माफ कर सकते हैं, इसका विलोम शब्द होता है अक्षम्य, यानी जिसे क्षमा ना किया जा सके। तो यहां पे ये गलत दे दिया। एक्चुअली में यहां पे क्षम्य का अक्षम दे दिया है। अक्षम का अर्थ तो होता है कि जो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो सक्षम का अक्षम होता है, क्षम्य का होता है अक्षम्य। यहां पर जो ऑप्शन दिया है ये गलत दे दिया है, एक ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगला देखिए विज्ञ का सुविज्ञ। ये देखिए विज्ञ और सुविज्ञ ये दोनों ही चीजें एक ही चीज को बता रही है। विज्ञ का अर्थ भी जो विशेष ज्ञान रखता है और सुविज्ञ का अर्थ भी यही होता है जो सुंदर और विशेष ज्ञान रखता है। तो विज्ञ का जो है ये सुविज्ञ तो हो ही नहीं सकता, विज्ञ का होता है अविज्ञ। लघु का गुरु ये सही है। कृत का अकृत ये भी सही है, लेकिन एक ऑप्शन गलत हो गया तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। और चौथा नंबर ऑप्शन हम देख लेते हैं, अनिवार्य का वैकल्पिक, बिल्कुल सही है। अनिवार्य और वैकल्पिक आप 12वीं कक्षा के अंदर जब होते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आपके अनिवार्य विषय की परीक्षा है आज आपके वैकल्पिक यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की परीक्षा है। दूसरा ऑप्शन दिया है एकाग्र चित्त का अन्य मनस्य। एकाग्र चित्त यानी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के जो पढ़ाई करता है वो एकाग्र चित्त है। और अन्य मनस्य
अन्य मनस्क का मतलब कि सामने पुस्तक तो है लेकिन मन जो है वो कहीं और है। अनुलोम का प्रतिलोम बिल्कुल सही है। ये तीनों ही ऑप्शन सही विलोम शब्द को बता रहे हैं, शुद्ध को बता रहे हैं, और यही हमारा आंसर है। तो 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए वीडियो की भर्ती परीक्षा के अंदर हिंदी जो है बड़ी स्टैंडर्ड लेवल की पूछी जा रही है, और ये मैं अभी आपको सिर्फ 2016 की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न करवा रही हूँ। आगे जैसे 2021 और जो परीक्षाएं 2021 वाली 22 में हुई थी, धीरे धीरे उनका प्रश्नों का स्तर हिंदी का किस प्रकार से बढ़ा है ये आप देखेंगे। तो हिंदी आप जरूर तैयार करें, भले ही आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें कोई उपसर्ग ना लगा हो। तो देखिए पहला ऑप्शन है पराजय, तो पराधनजय ये बिल्कुल परा उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। पराभव तो परा धन भव। अब तीसरा शब्द यहां दिया है परायण, यही ऑप्शन एक ऐसा शब्द है। परायण जो है ये एक मूल शब्द है। हमें यही छांटना था कि जैसा ऐसा ऑप्शन जिसमें एक भी शब्द जो है उपसर्ग से रहित हो, तो यही हमारा आंसर रहेगा। जबकि आप देखिए अकाल अ प्लस काल, अथल अ प्लस थल, अपढ़ अ प्लस पढ़, कुघड़ी कु प्लस घड़ी, कुपुत्र कु प्लस पुत्र, कुठौर कु उपसर्ग से बना है। दुश्चिंता दुष्कर्म और दुस्साहस इन तीनों के अंदर दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इन तीनों में कु का प्रयोग किया गया, इन तीनों में अ का। अब पहले नंबर ऑप्शन में हमें तीनों शब्दों में परा तो नजर आ रहा है, लेकिन परायण शब्द जो है वो एक मूल शब्द है। परायण का अर्थ है किसी काम में मन लगाना, किसी बात पर ध्यान केंद्रित करना और किसी विशेष स्थिति में रहना, कि वो बड़ा धर्म परायण है, यानी धर्म में उसका पूरा मन लगा हुआ है, धर्म के कार्य में बहुत ही धर्म परायण व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हमने देखा। छठा नंबर प्रश्न हम देखते हैं, किस विकल्प के सभी पद, अब आपको ये चारों ही ऑप्शन और चारों ऑप्शंस देखने हैं, हर एक ऑप्शन के चारों शब्द देखने हैं और सारे ही शब्द कर्मधारय से निर्मित हो वो ऑप्शन छांटना है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं महालक्ष्मी, तो महा है जो लक्ष्मी, हालांकि ये कर्मधारय को भी प्रदर्शित करता है, ये बहुव्रीहि को भी प्रदर्शित करता है। तो भूत प्रेत, यहाँ पे देखिए भूत प्रेत शब्द का अगर हमें समास विग्रह करूं तो यहां बनता है भूत और प्रेत। ये जो शब्द है और ये किसे प्रदर्शित करता है? ये द्वंद्व को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये गलत हो गया, ठीक है ना। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, लाल पीला, लाल और पीला ये भी द्वंद्व समास के अंदर आ गया। दूसरा ऑप्शन के शब्द देखते हैं, पहला है निडर, नीडर, समझ में आ रहा है, नी प्लस डर। अब नी क्या है? नी है एक उपसर्ग या जिसे हम क्या कहते हैं अव्यय। तो जिसमें भी उपसर्ग या अव्यय लगा हो वो अव्ययी भाव समास हो गया। पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, कर्मधारय का है ही नहीं। तो हमें ऐसा ऑप्शन छांटना था जिसमें सारे ही शब्द कर्मधारय के हों। पूर्व रात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच, तो आगे वाले ऑप्शन पढ़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि पूर्व रात्र यानी पूर्व की रात्र, और खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली, ऊंच नीच, ऊंच और नीच ये भी वैसे द्वंद्व का हो गया। घृतान्न, घृत है जो अन्न यानी जिस अन्न के अंदर घी है। छाया तरु, छाया है जो तरु, छाया देने वाला जो है जो तरु। पर्णशाला, पर्ण यानी पत्तों से बनी हुई शाला यानी कमरा यानी कुटिया। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ये चारों ही शब्द जो हैं ये कर्मधारय समास को बता रहे हैं, यही हमारा आंसर रहेगा। कर्मधारय समास की एक विशेषता है कि जब भी आप देखते हैं तो इसके अंदर एक शब्द विशेषण और एक शब्द विशेष्य का होता है। तो ये चारों ही शब्दों के मैंने यहाँ विश्लेषण भी कर रखा है आपके लिए। अगला देखिए महाजन, महान है जो जन, बिल्कुल कर्मधारय है। खुशबू, खुश है जो बू, बू यानी सुगंध, ठीक है। जीव जंतु, ये गड़बड़ हो गया, जीव और जंतु। सुंदर लाल, ये भी गड़बड़ हो गया। इस प्रकार से हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन जो है उसमें सारे ही शब्द कर्मधारय के हैं। सातवां नंबर प्रश्न अगर हम देखते हैं तो लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है। युक्ति युक्त का अर्थ याद रखें सही। ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें लोकोक्ति और उसका अर्थ दोनों ही सही लिखे हों। पहला देखिए, रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा। आजकल के समय में ये बड़ी ही एकदम सटीक उक्ति है कि रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा। रुपया अगर आपके पास है
तो आप शेख कहलाएंगे, दुबई के शेख हैं, बड़े पैसे वाले, बड़े धनवान हैं। नहीं तो जुलाहा, वरना आप में इतनी योग्यता होने के बावजूद भी आप जुलाहा ही कहलाएंगे। यानी रुपया जो है वो सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में, जबकि यहाँ लिखा है रुपये से रुपया पैदा होता है, ये नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। रुपया होगा तब तो आप आगे रुपया बनाओगे ना। दूसरा ऑप्शन है घर ही के मर्द हैं, यानी डरपोक आदमी। ये जो है युक्ति युक्त अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है। घर ही के मर्द हैं यानी घर के अंदर जो है वो इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो घर के अंदर बड़ी तानाशाही चलाते हैं, घर के अंदर बड़ा रौब चलाते हैं, लेकिन बाहर नहीं चलाते हैं। तो यही हमारा सही अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगला भी देख लेते हैं। छूटा बाज न आवे हाथ, लाभकर वस्तु कुरूप हो तो भी अच्छी है, बिल्कुल गलत। छूटा बाज न आवे हाथ का अर्थ क्या होता है कि अवसर चला जाने पर, अवसर छूट जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं। क्या कोई फायदा है क्या? देखिए आपके पास अभी समय है, आप बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अवसर है आपके पास। हर एक परीक्षा एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसे ये ना देखें कि इसमें कितना कंपटीशन है, कितना इसमें स्ट्रगल है। आप देखें आपके लिए एक अवसर है जो आपको जो है सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ा सकता है। और कोई भी पद छोटा बड़ा नहीं होता है। एक बार आप सरकारी नौकरी हासिल कर लीजिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ तक बढ़ जाएगा और उच्च से उच्च पद पर जाने के लिए आप लगातार तैयारी आगे भी कर सकते हैं। तो छूटा बाज ना आवे हाथ यानी अवसर चला जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। अगला है कन कन जोड़े मन जुड़े, बिना परिश्रम के मनोकामना सिद्ध हो जाती है। ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि बिना परिश्रम के मनोकामना कभी सिद्ध नहीं होती है। हमेशा किसी भी मनोकामना को प्रार्थना भगवान से करते हैं, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप परिश्रम कीजिए, फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। जितना आप परिश्रम करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो बिना परिश्रम के कोई भी जो है सफलता यानी मनोकामना पूरी नहीं होती। ये भी गलत था, हमारा एक ऑप्शन सही था, घर ही के मर्द हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, इतना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है जिसे आप कुछ लोग कहेंगे कि ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार से जो प्रश्न है वो वीडियो की भर्ती परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म शब्द वाला विकल्प है। हिंदी जो है वो आपकी मेरिट डिसाइड करेगी, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। इसीलिए हिंदी को आप ऐसा ना समझे कि ये तो हिंदी है हम इसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसा ना समझे। अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म यानी आपको चारों ये एक्चुअली में एक ऑप्शन के अंदर 6 शब्द दिए हैं और सारे ही पढ़ने हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन में एक शब्द या 2 शब्द गलत हो सकते हैं, हमें वो वाला ऑप्शन छांटना है। पहला नंबर ऑप्शन हम देखते हैं, तो पहला लिखा हुआ है परावर्त, इसका हिंदी अर्थ दिया है अदला बदली, बिल्कुल सही है। दूसरा इसी का समानार्थक शब्द दिया है परावृत यानी लौटा हुआ, ये भी सही है। अगला देखिए परि यानी आसपास, परिवेश है ना, पर्यावरण, ये जो शब्द बनते हैं परि उपसर्ग से बनते हैं, आसपास सही है। लेकिन इसी का समानार्थक शब्द यहां दिया है परि का अर्थ अप्सरा, ये रॉन्ग हो गया। अब आप ये भी बात ध्यान रखें कि परि जब छोटी ई की मात्रा वाली होगी तो ये एक उपसर्ग होगा और इसका अर्थ होगा आसपास, ठीक है। लेकिन परि छोटी ई की मात्रा वाली का तो एक ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ लिखा है अप्सरा। यहाँ पे इसके अंदर अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा लगाने के बाद ही इसका अर्थ अप्सरा निकलेगा। छोटी ई की मात्रा का अर्थ तो आसपास ही है। तो यहाँ एक ऑप्शन परी का सही दिया है, दूसरा ऑप्शन गलत दे दिया। हमें अशुद्ध युग्म ही चाटना था, यही हमारा आंसर होगा, लेकिन सारे ही शब्द देखने बहुत जरूरी है। अगला देखिए परीक्षा खाई को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। परीक्षा इम्तिहान को कहते हैं, सभी को पता है। शाली यानी चावल, शाली यानी काला जीरा। सिर्फ एक मात्रा के फेर से जो है शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो शब्द युग्म वाला टॉपिक आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। झक का अर्थ शनक और झक का अर्थ मछली। चंचल यानी अस्थिर, चंचला यानी लक्ष्मी। परमान्न खीर को कहते हैं, प्रमाण सबूत को। उर यानी हृदय और उरु यानी जंगा। तर्क दलील और तक्र छाछ को कहते हैं। कुट यानी घर, कूट यानी पर्वत की चोटी। किंकिर यानी कोकिल, किंकिणी यानी करधनी। कांस यानी लंबी घास और कांस यानी खांसी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारे ही ऑप्शन के सारे ही शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे, तभी आप इस प्रकार का प्रश्न हल कर पाएंगे। तो इसीलिए
आप जरूर जिन जिन टॉपिक्स आपके टॉपिक वीडियो के अंदर जो भी भर्ती परीक्षा में जो भी हिंदी के सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, सारे ही वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जरूर जा करके देख लीजिएगा। और वैसे मैंने आपको हिंदी में इनका अर्थ सभी का समझा दिया है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे परी की जगह अप्सरा होता है, जबकि यहाँ परी वापस छोटी की मात्रा वाली लिख दी गई थी। 9वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। शुद्ध स्थानापन्न शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो टॉपिक है उसमें से ये प्रश्न आया है, तो जो सही नहीं है, स्थानापन्न का अर्थ भी क्या होता है? सही। जो शब्द सही नहीं है वो हमें छांटना है। जो वाणी अथवा मन से ग्रहण ना किया जा सके, अवांग मनसा गोचर, जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हम वाणी से और मन से जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते वो अवांग मनसा गोचर कहलाता है। निद्रा को जीत लेने वाला गुड़ाकेश बिल्कुल कहलाता है। निद्रा जिसने जीत ली है, अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर ली है, वो हर चीज पे विजय प्राप्त कर सकता है, गुड़ाकेश कहलाता है। एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन आत्मकथा, ये गलत हो गया। एक्चुअली में आत्मकथा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आत्मकथा किसे कहते हैं हम। आत्मकथा का अर्थ क्या होता है? स्वयं की कथा। मेरे जीवन पे यदि मेरा जन्म कब हुआ, बचपन में मैं क्या करती थी, बड़ा होने पर मैंने क्या पढ़ा, मैंने किन किन लोगों से संपर्क किया, यानी मेरे संपर्क क्षेत्र के कौन कौन लोग थे, मेरे के जीवन के क्या क्या अनुभव थे, अगर मैं एक पुस्तक में लिखती हूँ तो वो आत्मकथा होती है। अगर मेरे द्वारा लिखी गई कविताएं, कहानियां, उपन्यास अगर एक जगह पे संग्रहित किए जाएं तो वो आत्मकथा नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं हमारी कृति या हमारा संग्रह। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं का संग्रह है, तो वो उस प्रकार से वो संग्रह कहलाता है, हरिवंश राय बच्चन संग्रह। तो इस प्रकार से ये गलत है। 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी, ये सही है। हमें गलत छांटना था, तो हमारा गलत ऑप्शन जो है वो 3rd नंबर है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत। अब ये बड़ा ही अच्छा शब्द आया है, ये आपको वैसे पता होगा। प्रत्यय टॉपिक को जब मैंने पढ़ाया था, एक अच्छे तरीके से मैंने आपको टॉपिक समझाए हुए हैं। कृदंत शब्द का अर्थ क्या होता है? जो धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ने वाले। अब आपको ये तो पता ही है कि प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? क्रिया शब्दों के अंत में, ठीक है। तो जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तो उस आधार पे ये 2 प्रकार के हैं। एक होता है कृदंत और दूसरा होता है तद्धितांत, ठीक है। तद्धितांत भी शब्द वो होता है जो शब्द रूपों के अंत में जुड़ते हैं, शब्दों के अंत में, यानी संज्ञा है, सर्वनाम, इस प्रकार से अगर जुड़ते हैं तो वो तद्धितांत कहलाते हैं, अदरवाइज वो कृदंत कहलाते हैं। हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सारे ऑप्शन के अंदर 4-5 जितने भी शब्द दिए गए हैं वो सारे ही कृदंत हो। तो पहला नंबर देखिए, घेरा। घेरा शब्द का संधि विच्छेद करें तो घेर प्लस आ, क्या घेरना एक क्रिया है? हाँ, तो ये कृदंत है। दूसरा देखिए छापा, तो यहाँ पे छाप प्लस आ, छाप किसी चीज के ऊपर कोई चीज छापना, क्या ये क्रिया है? हाँ, तो ये भी कृदंत है। तीसरा देखिए उतारा, उतार प्लस आ, तो या किसी चीज को उतारना, चढ़ाना, ये भी क्रियाएं हैं, देखिए। और चौथा है झटका, झटक प्लस आ, किसी चीज को झटकना, ये भी क्रिया है। ये चारों ही शब्द कृदंत है, यही हमारा आंसर रहेगा। अब देख लेते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्यों नहीं है। इन सभी शब्दों के अंत में आ लगा है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्रिया शब्द नहीं है। तो यहाँ देखिए फेरा, यानी फेर प्लस आ, फेरा, बिल्कुल सही बात है, ये क्रिया है, फेरना एक क्रिया है। जबकि यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है भूखा। अब देखिए भूखा शब्द के अंदर जो मुख्य शब्द है वो है भूख, और भूख क्या है? ये है हमारे मन की भावना, तो ये है भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा से बना हुआ जो है शब्द है, भूख में आ जुड़ गया तो बन गया भूखा। तो ये जो संज्ञा से बन गया है, ये क्रिया से नहीं बना है, ठीक है। रगड़ा और मेला, रगड़ना ये एक क्रिया है, और मेला मिलना ये एक क्रिया है, लेकिन भूखा ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए जोड़ा यानी जोड़ना, तोड़ा यानी तोड़ना, बोझा। अब बोझ ये जो है, ये बोझ जो है ये भी क्या है? ये भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। धोया, धोने से बनाए कृदंत है। झगड़ा, झगड़ना क्रिया से बनाए कृदंत है। टोटा,
ये जो है ये संज्ञा हो गया, बैठना क्रिया है और चूरा ये जो है ये भी क्रिया है। लेकिन एक एक शब्द तीनों ही ऑप्शन में ऐसे थे जो संज्ञा शब्दों से निर्मित थे, इस कारण से इसका ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर रहेगा। तो आपने इस प्रकार से देखा कि वीडियो भर्ती परीक्षा के 2016 की परीक्षा में कितने कठिन प्रश्न आए थे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है हिंदी की तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, मैंने आपके लिए सारे ही प्रश्नों का संकलन किया है। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, 2021 की कौन सी तारीख को वो परीक्षा हुई, उस प्रकार से मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे देखिए 9/7/2022 को जो 2021 वाला पेपर हुआ था उसमें सामान्य हिंदी के क्या प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न यहाँ पे भी पर्यायवाची शब्द का आया है। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म का अर्थ आपको याद रखना है। असंगत शब्द का अर्थ क्या होता है? गलत ऑप्शन हमें छांटना है। तो पहला नंबर ऑप्शन, अब देखिए इसमें सामान्य हिंदी बड़ी अच्छी स्तर की पूछी जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसी को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी करनी है। पहला ऑप्शन दिया है झंडा। झंडा को केतन कहते हैं, बिल्कुल सही। वैजयंती भी कहते हैं और निशान भी कहते हैं, ये तीनों ही शब्द झंडा के पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है जंगल। जंगल को विपिन भी कहते हैं, कांतार भी कहते हैं और गहन भी कहते हैं, ये भी तीनों ऑप्शन सही है। अगला है सेना। सेना के लिए यहाँ जो 2 शब्द दिए हैं ये गड़बड़ दे दिए। जिस प्रकार से मैंने आपके हर चीज के लिए डिटेल तैयार की है, अराती और अरी ये शत्रु यानी दुश्मन के पर्यायवाची है, जबकि वाहिनी सेना का ही है। हमें जो था गलत ऑप्शन छांटना था। तो ये जो अराती और अरी है ये सेना के पर्यायवाची नहीं, ये हमारे दुश्मन के यानी शत्रु के पर्यायवाची है। पुत्र को वत्स, आत्मज और तनय भी कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा। अगला नंबर जो प्रश्न है दूसरा, वो हमें पूछ रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, यानी जो प्योर एकदम सही हो व्याकरण की दृष्टि से, वो हमें छांटना है। माताजी का मन गदगद हो गया। अब देखिए जब भी किसी का मन जो होता है ना वो हमेशा प्रसन्न होता है, कभी भी गदगद नहीं होता है, ठीक है ना। भोपाल में अनेक तालाब हैं, ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई व्याकरणिक जो है त्रुटि नहीं है। समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं, एक्चुअली में शब्द लोप नहीं बोला जाता, यहाँ होना चाहिए था शब्दों का लोप, और हो जाते हैं नहीं, हो जाता है। इस प्रकार से ये वाक्य सही हो सकता था। वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी के लिए ये जो विशेषण प्रयुक्त में लाया गया ये गलत है। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे बहुत होना चाहिए था। तो हमें सही ऑप्शन छांटना था जो कि बी है, भोपाल में अनेक तालाब हैं। तीसरा नंबर प्रश्न अगर हम देखते हैं तो विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है, यानी ऐसा ऑप्शन छांटना है, यानी चारों शब्द वापस से डिटेल एनालिसिस करना है। तो पहला नंबर शब्द जो हम देखते हैं वो दिया है शिरोभाग। तो शिरोभाग का संधि विच्छेद होता है शिरह प्लस भाग। वैसे मैंने आपको संधि भी डिटेल में करवाई हुई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको शब्द के बीच में ओ की मात्रा नजर आती है तो आपको उसको विसर्ग में बदल देना होता है। तो यहाँ देखिए शिरह प्लस भाग, वयो वेग का हो जाएगा वयः प्लस वेग, और तेजो बल का हो जाएगा तेजः प्लस बल। तो ये तीनों ही शब्द जो है विसर्ग संधि के हैं, हमें छांटना था जिसमें विसर्ग संधि ना हो। अगला देखिए अवश्यम भावी। अवश्यम भावी शब्द को अगर हम देखें तो यहाँ पे है अवश्यम प्लस भावी, यहाँ पे कहीं भी विसर्ग नजर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। आबाल वृद्ध, इसमें भी कहीं विसर्ग नजर नहीं आ रहा है, और मनोनुसार ये विसर्ग संधि का है, लेकिन इसके अंदर जो 2 ऑप्शन हैं वो विसर्ग संधि के नहीं है, यही हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए यशोधारा की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है यशः प्लस धरा। पुनरुक्ति की बात करें तो पुनः धन उक्ति। अतएव की बात करें अतः धन एव, ये तीनों विसर्ग के हैं, बिल्कुल है। श्रेयस्कर की बात करें तो यहाँ देखिए श्रेयः प्लस कर। चंद्रस्तम की बात करें तो चंद्रः प्लस तम, और पुनः प्राप्ति के अंदर तो आपको साक्षात विसर्ग के दर्शन हो ही रहे हैं। तो ये तीनों शब्द भी विसर्ग संधि के हैं, ये तीनों भी हैं और ये तीनों भी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी के अंदर 2 ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसमें विसर्ग संधि नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्नों का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। चौथा नंबर प्रश्न अगर हम देखते हैं,
अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। हाँ देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और आने वाली एसआई भर्ती परीक्षा के लिए भी मैं जो है शिक्षा सारांश की जो टीम है आपके लिए जरूर सारे ही टॉपिक्स के वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। तो जो भी छात्र हमसे जुड़ेंगे वो उनकी पांचों उंगलियां घी में ही रहने वाली है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए तैयार करके दिया जाएगा। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में है? अब देखिए यहां पे एक शब्द दिया है अपत्यवाचक। अब देखिए ये शब्द अगर आपको ध्यान हो तो इसका अर्थ होता है संतान की सूचना देने वाले। अपत्य का शब्द का अर्थ क्या होता है? अपत्य शब्द का अर्थ होता है संतान। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो संतान की सूचित करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि बहुत पुराने जमाने के अंदर हमेशा पुत्र का नाम जो था या तो उसकी माता के नाम से या उसके पिता के नाम से रखा जाता था, ठीक है ना। कुरु के पुत्र थे तो कौरव कहलाए, पांडु के पुत्र थे तो पांडव कहलाए, पृथा का पुत्र था तो पार्थ कहलाया, कुंती का पुत्र कौंतेय कहलाया। इस प्रकार से जो है वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण जो है वो वासुदेव कहलाए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये सारे ही शब्द अपत्यवाची हैं। अब हमें यहाँ पे ये ऑप्शन छांटना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द है जो अपत्यवाची है, जो अपने माता पिता के नाम को भी साथ में प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आंजनेय शब्द जो है वो अंजनी प्लस ई से बना है और ये जो शब्द है अंजनी माता के पुत्र कौन थे? वो हनुमान, उनको प्रदर्शित कर रहा है। पहला नंबर ऑप्शन जो है पौर्वात्य, यानी ये पूर्व की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है कि पूर्व की दिशा से जो लोग आते हैं पौर्वात्य। मार्कंडेय जो है परम शिव भक्त था। कौन था? परम शिव भक्त, जिसकी कथा आपने सुन रखी होगी। और मागध यानी मगध देश का, जो मगध देश का होता है उसे मागध कहते हैं, ठीक है। और हमें अपत्यवाचक छांटना था तो आंजनेय शब्द जो है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है। पांचवा नंबर प्रश्न, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? अब आपको नाम समझ में आ ही गया है, अनुचित है, युक्ति युक्त नहीं है, असंगत है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए असीम, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, और ससीम, सीमा सहित हो, यह ऑप्शन सही है। ऐहिक का पारलौकिक, ऐहिक यानी इस लोक में, पारलौकिक यानी अन्य लोक में, ये भी सही है। अतिवृष्टि का बहुवृष्टि, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि अतिवृष्टि उस स्थान को कहते हैं जहां पे अत्यधिक वृष्टि होती है, और इसका विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, यानी सूखा, जहां पे वृष्टि होती ही नहीं है। अतिवृष्टि और बहुवृष्टि दोनों एक ही अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे ये विलोम शब्द गलत है। अतिथि का आतिथेय, अतिथि यानी बिना तिथि के आने वाला, और आतिथेय यानी जो आतिथ्य स्वीकार करता है, तो ये दोनों विलोम शब्द है, लेकिन अतिवृष्टि और बहुवृष्टि विलोम शब्द नहीं है। छठा नंबर प्रश्न हम देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है? ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सारे ही स उपसर्ग लगा हुआ होना चाहिए। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं। ये जो परीक्षा है ये आपका पूरा हिंदी के अंदर पूरा अच्छे से ज्ञान मांगती है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करें और शिक्षा सारांश के साथ जरूर जुड़ें। आपको पूरा कंटेंट और मैटर मिलने वाला है। सोल्लास का अगर हम दो टुकड़े करते हैं तो बनता है स प्लस उल्लास, स उपसर्ग है। सत्क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये बनता है सत प्लस क्रिया, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं है। सद्भाव के अंदर भी आप देख रहे हैं सद प्लस भाव, इसमें सद है, सहपाठी में सह है। सद्भावना पहला ही ऑप्शन हमें बता रहा है कि सद है, यहाँ स नहीं है। सहायक शब्द तो मूल शब्द है। सहोदर, सह प्लस उदर, सहगमन, सह प्लस गमन। सहित शब्द में स प्लस हित है। सहकर्ता में सह प्लस कर्ता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब देखिए सार्थक, स प्लस अर्थक, सज्जन के अंदर सत प्लस जन, तो ये भी गड़बड़ हो गया। हमें 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं। सदय, स प्लस दय यानी दया सहित। सकाम, स प्लस काम। सावकाश, स प्लस अवकाश। और सजीव, स प्लस जीव। तो हम देखते हैं इस प्रकार से ये जो चारों ऑप्शन है इसमें स उपसर्ग का प्रयोग किया गया और यही हमारा आंसर रहने वाला है। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं
किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? एग्जैक्ट वर्ड हमें देखना है। पारिभाषिक शब्द भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन टॉपिक है जिसको आप जरूर पढ़ें और वीडियो को जरूर देखें। डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस, डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस को विभागीय जांच नहीं कहते हैं, विभागीय लापरवाही कहा जाता है, जैसा मैंने आपके लिए डिटेल भी लिख रखा है। डेनियल, तरक्की को नहीं कहते हैं, ये भी गलत है। डेनियल का अर्थ होता है अस्वीकार या इनकार करना, जबकि तरक्की को प्रमोशन कहते हैं। डिवाइड, अहित को नहीं कहते हैं, ये भी गड़बड़ है। डिवाइड का अर्थ होता है भटकना या विचलित होना, ठीक है, और अहित को कहते हैं अनफेवरेबल या हार्मफुल। मैंने इसके अंदर प्रश्न में आए हुए सारे अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूपांतरण और हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूपांतरण भी आपके लिए तैयार करके रखे हैं ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा, किसी को ऑर्डर देना, डिक्री करना कि ये हमारा हुक्म है, इसकी पालना करनी जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो तीनों शब्द हैं इनके क्या अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होंगे। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन यहां दिया है समुद्र प्लस समुद्रः प्लस उर्मी, ये नहीं होगा। हालांकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ओ की मात्रा वाले शब्द विसर्ग संधि के होते हैं, लेकिन अगर पीछे वाला शब्द सार्थक निकल रहा है, ऊ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे ये जो है विसर्ग संधि नहीं होगी, ये गुण संधि होगी। गुण संधि में भी ए और ओ की मात्रा पाई जाती है। तो यहां देखिए दूसरे ऑप्शन में एक गड़बड़ कर दी, उर्मी ऐसे नहीं लिखा जाता है, याद रखना है। उर्मी का अर्थ क्या होता है? सुंदरी। तो उर्मी शब्द के अंदर बड़ा ऊ होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरे ऑप्शन में भी उर्मी गलत लिख दिया और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है। तो समुद्र उर्मी का संधि विच्छेद होता है समुद्र धन उर्मी। 9वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए पहला नंबर ऑप्शन दिया है शताब्दी। शताब्दी यानी शत अब्दी, कितने अब्दी? अब्द यानी वर्ष होता है, अब्द का अर्थ आप याद रखें वर्ष, और शत का अर्थ क्या होता है? 100। तो 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। अठन्नी, 8 आनी, 8 आनी का समूह, 8 आने का समूह सत सही, सत सही, ठीक है। 100 सही, 100 का समूह जो होता है उसे सत्सई कहते हैं। तीनों ही शब्द संख्यावाचक है और संख्यावाचक जो शब्द होता है, समास जो होता है, उसका नाम होता है द्विगु। तो ये जो ऑप्शन है ये द्विगु से मिलान करेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए नीरव, नी प्लस रव, अनुगुण, अनु प्लस गुण, अत्याचार, अति प्लस आचार, यानी ये तीनों ही शब्द जो है आपको देखते ही पता चल रहे हैं कि इन तीनों शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, और जहां पे भी उपसर्ग वाले शब्द आते हैं आपको दिमाग में याद रखना है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अगला देखिए लताच्छादित, लताओं से आच्छादित, आनंदमय, आनंद से मय, कनकटा, कान से कटा, ये जो है ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। शुभ अवसर, अवसर की विशेषता है कि वो शुभ है। नवांकुर, अंकुर की विशेषता है कि वो नव है। सीमा, चरम सीमा, यानी सीमा की विशेषता है कि वो चरम स्थान पर पहुंच गई है। तीनों ही शब्द विशेषताओं को बता रहे हैं, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। इस प्रकार से हमें मिलान करना था और हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी का, 1 का ख, 2 का क, 3 का ग और 4 का घ। 10वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? यानी अर्थ भेद, शब्द युग्मों का अर्थ भेद हमें देखना है। तो यहाँ देखिए पहला शब्द दिया है तरुणी और दूसरा है तरुणी, और यहाँ अर्थ दिया है युवती और सूर्य। पहले और दूसरे के हिसाब से ये गड़बड़ दे दिया है। एक्चुअली में तरुणी का अर्थ तो सूर्य होता है और तरुणी का अर्थ युवती होता है। यहाँ सूर्य अगर पहले आता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ये तो गलत है, हमें सही छांटना था। दूसरा देखिए डीठ यानी निडर और ढीठ यानी दृष्टि, यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। डीठ यानी दृष्टि होता है और ढीठ दुस्साहसी होता है, तो यहाँ पे भी ये भी गड़बड़ कर दिया इन्होंने। कृति और कृति, अब देखिए कृति जिसमें छोटी की मात्रा है उसका अर्थ होता है रचना और बड़ी की मात्रा का अर्थ निपुण होता है, जबकि यहाँ पर दोनों अगल बगल दे दिए, आगे पीछे दे दिए, ये भी गड़बड़ हो गया। हमारा ऑप्शन सही है,
अयश यानी अपकीर्ति, अयस यानी लोहा। ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। तो देखिए 11वां नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए ये 9 जो है ये गड़बड़ दिख रहा है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, न में औ की मात्रा आती है 9। 34, ये 34 गलत है, 34 होता है। तो यहाँ पे औ की मात्रा ऊपर बिंदी जरूर आएगी। 39, 39 हिंदी में नहीं होता है, वो होता है 39। क्या होता है? 39। और 31 के अंदर एक गड़बड़ कर दी। यहाँ जो गणित की जो संख्याएं हैं उसे जरूर देख करके जाइएगा। 30 + 1, 1 को इक बोल दिया। यहाँ 30 में आधा त बीच में आ ही नहीं सकता, ये भी गड़बड़ लिख दिया था, ये डबल त जो लिखा था। 75 नहीं होता, एक्चुअली में 75 होता है। 85 नहीं होता है, 85 होता है, इसमें डबल च नहीं आता है। ये जो 51 है 51 और 53 है 53, ये बिल्कुल सही संख्याएं लिखी हुई है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? यण स्वर संधि ऐसी संधि है, देखिए 2016 के पेपर में भी पूछी गई थी, अब भी पूछी जा रही है। यण संधि को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं तो ये ऑप्शन ऊपर भी आए थे, 2016 से रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। न्यून का संधि विच्छेद अगर हम करें तो नी धन ऊन, अन्वय का करें तो अनु धन अय, पित्रादेश का करें तो पितृ प्लस आदेश। ये ऑप्शन मैंने आपको ऊपर बताए थे। और स्वांग की बात करें तो स्व प्लस अंग, ठीक है, स्वयं के अंगों से किया हुआ जो नाटक होता है उसे स्वांग कहते हैं। तो इसमें दीर्घ संधि है, इसमें यण संधि नहीं है। बाकी तीनों ही ऑप्शन कौन सी संधि के हैं? यण संधि के हैं। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में लिखित लोकोक्तियों को सूची 2 में लिखित उनके अर्थ के साथ में हमें मैच करना है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या होता है कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, यानी जिधर नदी की धारा बह रही है उधर आप चले जाते हैं, उसे कहते हैं। दाल भात में मूसल चंद, इसका अर्थ होता है व्यर्थ में दखल देने वाला। पहले भीतर तब देवता पितर, यानी पहले पेट पूजा, यानी पेट पूजा सबसे बड़ी चीज है। सब धान 22 पसेरी, यानी क्या कहते हैं कि सब धान 22 पसेरी, यानी सबको इक्वल बना देना, अच्छे और बुरे के अंदर कोई भेद ना रखना, तो उसको कहते हैं सब धान 22 पसेरी। तो पहले का दूसरा, दूसरे का एक, तो पहले का दूसरा, दूसरे का एक, तीसरे का चौथा और चौथे का 3, ABCD यानी 2 1 4 3, यही हमारा आंसर रहने वाला है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम शब्द कौन सा है? अब देखिए उर्वर की अगर हम बात करें तो उर्वर का हिंदी अर्थ क्या होता है? उपजाऊ। तो इसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए? अनउपजाऊ। यही होना चाहिए ना, अनुपजाऊ। तो यहाँ ऊसर लिखा है, बिल्कुल नहीं होगा, ऊसर ही होगा, सॉरी। ऊसर का अर्थ होता है अनउपजाऊ। उपजाऊ तो हो नहीं सकता, फलप्रद नहीं हो सकता, जरखेज नहीं हो सकता। ऊसर को अनउपजाऊ भी कहा जाता है। तो यही हमारा आंसर रहेगा। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, समास के संबंध में असंगत। अब देखिए असंगत शब्द देकर के आपको क्या पूछ रहा है? ये गलत ऑप्शन पूछ रहा है। जहां प्रथम पद निषेधवाचक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। बिल्कुल सही है, नए तत्पुरुष समास। समास के वीडियो में मैंने एक एक समास को मैंने अच्छे से समझाया उदाहरण सहित। नए का अर्थ होता है नहीं बताने वाला, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर होता है, बिल्कुल होता है। जैसे रणवीर, रण में वीर। समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। तो समस्त पद बनाते समय प्रथम पद में नहीं होता है, एक्चुअली में विभक्ति का लोप तो होता है, लेकिन वो तो द्वितीय पद की विभक्ति का लोप होता है, प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। यही हमारा गलत आंसर है। कर्मधारय विशेषण विशेष समास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो A, B और D सही है, जबकि C गलत है। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है? ऐसा शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय हो। यहाँ देखिए अपरिग्रह, तो ये अ दिखाई दे रहा है आपको, अ उपसर्ग है। अपोढ़, इसमें भी अ दिखाई दे रहा है। पराश्रित में आपको परा दिखाई दे रहा होगा। तो ये तीनों तो उपसर्गों से बनने वाले, ये हमारा आंसर नहीं है। अगला देखिए वैनाशिक, विनाश प्लस इक। वैनाशिक का जो अगर हम टुकड़े करें तो बनता है विनाश प्लस इक, ठीक बात है। लेकिन दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं अपेक्षित, अ प्लस अपेक्षित, तो यहाँ पे तो उपसर्ग दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अधिपत्य में भी अधि प्लस पत्य लिखा हुआ है। रासायनिक शब्द की बात करें,
अगर रासायनिक शब्द की बात करें तो ये बनता है रसायन प्लस इक। पाश्विक की बात करें तो ये बनता है पशु प्लस इक। और काल्पनिक की बात करें तो ये बनता है कल्पना प्लस इक। इन तीनों शब्दों के अंदर प्रत्यय हैं, उपसर्गों का प्रयोग नहीं है, यही हमारा आंसर रहेगा। पराधीन में आपको परा उपसर्ग दिखाई दे रहा है, अनुदित में अनु, और अनुवाद में भी अनु उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है। हमें एक प्रश्न पूछ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय लगे हो वो शब्द हमें छांटने हैं, तो वो ऑप्शन सी में। 17वां नंबर प्रश्न, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है? शुद्ध अशुद्ध शब्दों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, जरूर जाकर के देखिएगा। अशुद्ध शब्द जो है वो यहाँ पे कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं वो हमें देखना है। तो पहला देखिए, शिरोधार्य, ये बिल्कुल सही शब्द है। और अंतर्धान, ये भी सही शब्द है। एक्चुअली में कुछ बच्चे समझते हैं अंतर ध्यान होगा, ये नहीं है, गलत होता है। दूसरा शब्द है मध्याह्न, ये सही है। भौगोलिक, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा पूज्यनीय, एक्चुअली में ये गलत है। हिंदी में पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। और प्रामाणिक, ये भी गड़बड़ है। एक्चुअली में शुद्ध शब्द होता है प्रामाणिक। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, हमें गलत ही पूछा था, यही हमारा आंसर होगा। कृतज्ञ सही है और निरोग भी सही है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सूची 1 में लिखित मुहावरों को सूची 2 में लिखित उनके अर्थ के साथ में सुमेलित करना है। आंख का नीर ढल जाना, आंख का नीर ढल जाना यानी इसके तो आंख का नीर ढल गया, यानी बेशरम हो गया है, अब सामने ही बोलता है और बदतमीजियां करता है, उसे आंख का नीर ढल जाना कहते हैं, निर्लज्ज हो जाना। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी जिसको अनुभव बिल्कुल नहीं है, अभी अंडे में से निकला और शहजादा बन गया। 99 के फेर में पड़े रहना, जो आजकल सभी व्यक्ति पड़े रहते हैं, धन कमाने में लगे रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ए का 3rd, बी का 1, सी का 4 और डी का 2nd। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये ए नंबर पे लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर रहेगा। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं? आपको देखना है कि तीनों शब्द जो है माँ के पर्यायवाची होने चाहिए। पहला नंबर ऑप्शन देखिए, स्वसा, स्वसा बहन को कहते हैं, वामा स्त्री को कहते हैं, सोदरा बहन को कहते हैं। तो ये तो किसके पर्यायवाची हो गए? तीनों शब्द बहन के। अगला देखिए, सुरा, वारुणी और हाला, ये तीनों शब्द जो है वो शराब के या मदिरा के पर्यायवाची हैं। अब देखिए, प्रसू यानी जो प्रसव करती है, अंबिका और जननी, ये तीनों ही शब्द किसके पर्यायवाची है? माता के। और यही हमें पूछा जा रहा है कि ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें सारे ही शब्द माँ के पर्यायवाची हो। कांता सुंदर स्त्री को कहते हैं, दारा पत्नी को, अर्धांगिनी भी पत्नी को। तो ये जो तीनों शब्द है ये पत्नी के पर्यायवाची। हमें माता वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा। देख सकते हैं, एक बार मैंने आपके लिए ये सारे ही शब्द लिख दिए हैं कि ये जो हैं ये बहन के पर्यायवाची है, माँ के नहीं है। सुरा, वारुणी, हाला शराब के हैं, माँ के नहीं। कांता स्त्री, दारा स्त्री, अर्धांगिनी पत्नी, ये पत्नी के पर्यायवाची है, माँ के नहीं है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। देखिए, अंग्रेजी के भी जो है वाक्य हमें पूछ लिए जा रहे हैं। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण क्या होगा? हमने नाश्ता रख लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है, कर लिया था या नाश्ता लेकर गए थे। तो वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट यानी हमने अपना नाश्ता कर लिया है। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, एक पानी का गिलास लाओ, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? देखिए, एक पानी, पानी कभी एक होता है क्या? तो पानी जो है एक और अनेक जो है ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे लिंग संबंधिनी अशुद्धि है, पानी का जो है वो गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे लिंग गड़बड़ा दिया। तो शुद्ध रूप में होगा या तो एक गिलास पानी लाओ या कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 के शब्दों को मिलान करना है। नीचे की ओर लाना या खींचना, ये ऊपर वाले 2016 के पेपर में भी आया था, अपकर्ष रिपीटेड क्वेश्चन है। जो बिना बुलाए आया हो उसे कहते हैं अनादृत, यानी बिना बुलाए आ गया। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है, और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4 और डी का 2nd, ये ऑप्शन लिखे हुए हमारे ए नंबर ऑप्शन पे, तो यही हमारा आंसर रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंधसार, मलयज और श्रीखंड,
ये शब्द किसके पर्यायवाची है? ये जो है गंधसार, मलयज और श्रीखंड ये चंदन के पर्यायवाची हैं। इसका डिटेल भी मैंने आपको बताया है। गंधसार क्यों कहते हैं चंदन को? चंदन की तेज गंध के कारण, चंदन की खुशबू बड़ी तेज होती है। मलयज क्यों कहते हैं? क्योंकि मलयाचल पर्वत से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे मलयज कहते हैं। कहते हैं मलयाचल पर्वत पे चंदन उगते हैं। श्रीखंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बड़ा ही शुभ होता है। श्री यानी लक्ष्मी का खंड है, सुगंध के कारण। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? तो देखिए हमें छांटना है। तल्लीन व्यंजन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है तत् धन लीन। मातृच्छा यानी मातृ प्लस इच्छा, ये भी सही है, यण संधि का है। मनश्चिकित्सा बिल्कुल सही है, मनः प्लस चिकित्सा। स्वागत दीर्घ स्वर संधि, ये गड़बड़ हो गया। स्वागत जो है सु धन आगत, ये तो यण संधि का उदाहरण है, जबकि यहां दीर्घ लिख दिया, ये गड़बड़ कर दिया। देखिए इस प्रकार से हमने जो है ये 2016 के और 2021 के प्रश्न किए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए इसके 2 टुकड़े करेंगे हम। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट 2 जो है, इसके अंदर आगे दूसरे वाले पेपर्स भी हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके अलावा आगे वाला जो वीडियो रहेगा वो भी आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सिर्फ हिंदी ही नहीं, उससे संबंधित अन्य भर्ती परीक्षाएं और सामान्य ज्ञान के भी वीडियो हमारे चैनल पे आएंगे, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।